हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर के थ्रू। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो उसी को सीरीज को आगे करते हुए चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज है डे 8, आई थिंक डे 8 है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। एक सेकेंड दोस्तों, मैं थोड़ा अपना कलर का पेन का कलर चेंज कर लूँ ताकि देखने में ठीक लगे। विच ऑफ द आर्टिकल फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। मतलब भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है। तो वो कौन सा होगा, आपका आर्टिकल 75 होगा। आर्टिकल 35 में क्या है, आर्टिकल 35 में है कि ये आपका, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट, अपना जो फंडामेंटल राइट है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये अपना पार्ट 3 में है ना, भाग 3 में है, और लिया है यूएसए से। और ये है कहाँ से कहाँ तक, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो ये आपको पता चल गया होगा, ये आर्टिकल 35 जो है इससे रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। और आर्टिकल 35 में है क्या कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 35 में। और आर्टिकल 45 में क्या है, आपका आर्टिकल 45 में है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर है, अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब 0 से 6 ईयर के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में लिखा गया आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 45 में। और आर्टिकल 25 में क्या आपका रिलीजन का फ्रीडम है कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, आर्टिकल 25 में है। और आर्टिकल 75 में ये आपका है। अच्छा, यहाँ पे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, और पार्ट 4 में क्या है आपका, पार्ट 4 में डीपीएसपी, जो कि कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। और डीपीएसपी से क्या है कि ये आपका हो गया 36 से 51 तक, 36 to 51 तक है। और हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, आर्टिकल 74 एक डिस्कस कर ले। आर्टिकल 74 इसमें क्या है कि आर्टिकल 74 में लिखा है देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, जो कि क्या काम करेगा, एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को। अच्छा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है अपना कौन सा डिफेक्टिव हेड होता है, डिफेक्टिव हेड मतलब रियल हेड। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं, डिज्योर हेड होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और क्या आर्टिकल 74 हो गया ना, अब एक होता है आर्टिकल 75, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 75 में क्या है कि एक पीएम होगा और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। ये सीएम पोस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एक पीएम होगा और एक उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। और आर्टिकल 75 का सब प्लस 2 में क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिखा गया, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या, और आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, के बारे में लिखा गया है। और ये आर्टिकल 75 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हमेशा काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कितना होगा, 15% ऑफ लोकसभा का होगा, लोकसभा का 15% ही हो सकता है। और ये किस अमेंडमेंट लिखा गया था, 91st अमेंडमेंट में इसको एड ऑन किया है। और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आर्टिकल 76 को। आर्टिकल 76 में क्या, अटॉर्नी जनरल है, जो कि सबसे आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल है। और आर्टिकल 77 में क्या है, आर्टिकल 77 में ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी क्या है, एक्सप्रेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी एग्जीक्यूटिव प्लान होगा सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही चलेगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन, जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, एग्जीक्यूटिव एक्शन, आप लोग इसको अपने शब्दों में अच्छे से जब नोट्स बनाएंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। और आर्टिकल 78 में क्या लिखा हुआ है, ड्यूटीज ऑफ पीएम, ड्यूटीज
ऑफ पीएम, ये लिखा गया है आर्टिकल 78 में। और हम लोग इसमें कुछ बात कर सकते हैं नहीं, अब इतना ही काफ़ी है जो कि एग्जाम में पूछने का चांसेस बनता है। चलिए हम लोग अब इससे पहले वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग गेम ऑफ हॉकी फॉलोइंग एन ऑफिस इफ अ प्लेयर इज शोन अ येलो कार्ड देन ही विल बी सेंट ऑफ द पिच फॉर। अच्छा अभी आप हिंदी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। तो मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। हॉकी के खेल के दौरान किसी अपराध के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे डैश के लिए मैदान से बाहर भेज दिया जाएगा। अगर सीधा सा बात है, पूछ रहा है अगर आपको येलो कार्ड दिखा दिया जाए तो आपका आपके साथ कितने मिनट के लिए आपको मैदान से बाहर किया जा सकता है। तो हॉकी में 3 कार्ड होते हैं। एक तो ग्रीन कार्ड होता है, और एक येलो कार्ड होता है, और एक रेड कार्ड होता है। ग्रीन कार्ड में क्या होता है, ग्रीन कार्ड आपको अगर दिखाएगा ना, आपको वार्निंग दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड इज फॉर वार्निंग। येलो कार्ड में आपको क्या किया जाएगा, 5 मिनट के लिए आपको फील्ड से बाहर कर दिया जाएगा। और रेड रेड कार्ड में आपको क्या करेगा, आपको मैच से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, कर दिया जाएगा डिस्क्वालीफाइड, अगर आपको ये ग्रीन रेड कार्ड दिखा दिया गया तो। अच्छा ये तो हॉकी से रिलेटेड हो गया। अब बैडमिंटन का देख लेते हैं। बैडमिंटन में ही ऐसा कार्ड वाला सिस्टम होता है। बैडमिंटन में 3 कार्ड होता है इसी के जैसा, एक येलो, एक रेड, और एक ब्लैक। इसमें येलो क्या करता है, वार्निंग दिखाता है। वार्निंग हो गया, या फिर इसको लिख देते हैं मिसकंडक्ट, येलो। और ये क्या है, रेड में आपका मतलब फॉल फॉर मिसकंडक्ट, फॉल फॉर मिसकंडक्ट। दो रेड बराबर कितना होता है, 2 येलो कार्ड हो जाता है। और ब्लैक में क्या होता है, आपको फिर से वही जो आपका वहाँ रेड में काम करता है, यहाँ पे ब्लैक में कर देता है, डिस्क्वालीफाइड। हॉकी में जो रेड का काम, रेड फ्लैग करता है, रेड झंडा करता है, रेड कार्ड करता है, वही काम ब्लैक ब्लैक होता है यहाँ पे बैडमिंटन में, डिस्क्वालीफाइड को दिखा देता है इसको। अगर आपको ब्लैक कार्ड दिखा दिया गया तो आप उसमें से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसमें हम लोग कुछ ऐड तो नहीं करेंगे। चलिए अगला। अगला है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द इंडिया 2011 विच मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। आंसर विल बी मुंबई, मुंबई ठीक। अच्छा अब 15th सेंसस जो था अपना, ये कौन सा 2011 में जो सेंसस हुआ था, ये कौन सा सेंसस था, 15th सेंसस था, जिसका थीम क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये इसका थीम था। और फर्स्ट सेंसस जो हुआ था 1872 में हुआ था, है ना, फर्स्ट सेंसस। पहले जनगणना 1872 में हुआ था। किसने कराया था, लॉर्ड मेयो ने कराया था। और फर्स्ट रेगुलर सेंसस कब हुआ था, फर्स्ट रेगुलर सेंसस 1881 में कराया गया था, लॉर्ड रिपन ने कराया था। और ये तो हो गया ना रिपन। अब फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है, फादर ऑफ इंडियन सेंसस, फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है, तो ये है हेनरी वॉल्टर, हेनरी वॉल्टर। इसने कराया था 1830 में। अच्छा 1830 में ये लोकल सेंसस हुआ था, मतलब आसपास के लोगों को ही बस इसमें शामिल किया गया था, ये लोकल सेंसस था, इसीलिए फादर ऑफ इंडियन सेंसस हम लोग हेनरी वॉल्टर को मानते हैं। और फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन था, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर वो थे आपके WC लॉर्डन। अब 2011 सेंसस को देख लेते हैं। 2011 सेंसस में हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट, हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट क्या है आपका यूपी। और हाईएस्ट हो गया तो लोवेस्ट कौन है, लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट आपका सिक्किम। और अगर हाईएस्ट स्टेट का बात करें एरिया वाइज, लार्जेस्ट स्टेट, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन है, और लार्जेस्ट हो गया ना, स्मॉलेस्ट कौन होगा एरिया वाइज, तो लार्जेस्ट आपका राजस्थान होगा, आई थिंक ये सबको पता होगा। और स्मॉलेस्ट कौन है, गोवा।
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्पोर्टिंग इवेंट। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल प्रतियोगिता का आयोजन करता है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल खेल है सैयद मोदी इंटरनेशनल के लिए आपका आयोजन करता है बैडमिंटन का। ये आंसर हो जाएगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल जो है ये बैडमिंटन खेल को आयोजित करता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है नहीं, इसीलिए इसको आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है, अस्किनी इज द ओल्ड नेम ऑफ विच रिवर। अस्किनी किस पुराने नदी का नाम है? तो अस्किनी नदी जो है उसका पुराना नाम, सॉरी, अस्किनी नदी का नया नाम, यानी कि किसका नाम अस्किनी नदी है था पहले पुराना नाम। तो अस्किनी जो है आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो आप जान लीजिए अभी कि चेनाब का पुराना नाम अस्किनी था। और ये निकलता कहाँ से है? बारालाचला दर्रा, बारालाचला बारालाचला दर्रा से निकलता है। और झेलम, झेलम को देख लेते हैं। झेलम का पुराना नाम क्या था? झेलम का पुराना नाम युतस्ता था। और ये कहाँ से निकलता है? वेरीनाग से लेक से निकलता है, वेरीनाग झील। झेलम हो गया ना। अब रावी, रावी का पुराना नाम क्या है? पुरुषनी। मैंने वैसे एक ऐसे पिछले वीडियो में मैंने इसको बता दिया ट्रिक से याद करने का, तो इसमें नहीं बता रहा हूँ, बस इसमें लिखते जा रहा हूँ, पुरुषनी। ठीक, ये कहाँ से निकलता है? रोहतांग से निकलता है। और व्यास, व्यास का अगर पुराना नाम जब पूछा जाए तो क्या है? बिपाशा, है ना, व्यास बिपाशा, बिपाशा। और ये कहाँ से निकलता है? अगेन ये रोहतांग से ही निकलता है। सतलज, सतलज का अगर पुराना नाम देखा जाए, सतलज, इसका नाम क्या है? सतुद्री। ठीक, और ये सब जो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ये सब किसका ट्रिब्यूटरी है? तो ये सब अपना इंडस का ट्रिब्यूटरी है। और इंडस का पूरा नाम क्या है? सिंधु। ठीक, और सिंधु कहाँ से निकलता है? ये निकलता है भोकर ची ग्लेशियर, भोकर ची ग्लेशियर से। और एक है आपका चेमयुंग दुंग, चेमयुंग, चेमयुंग दुंग, चेमयुंग दुंग ग्लेशियर। यहाँ से कौन निकलता है? यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र निकलता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक, और इसको हम लोग चेमयुंग दुंग ग्लेशियर को आंगसी ग्लेशियर भी आता है, तो ये भी आ सकता है, चेमयुंग दुंग ग्लेशियर या फिर आंगसी ग्लेशियर। अच्छा, इसका तिब्बत में नाम क्या है इंडस का? इंडस का तिब्बत में नाम है सिंगी खम्बम, सिंगी खम्बम। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं? यशुंग, यशुंग और यशुंग तशुंगा, ये इसको तिब्बत में जाके बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ, तो पहला है, जूल पर सेकेंड इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? जूल पर सेकेंड नहीं, सिर्फ जूल होता है। अच्छा, वर्क, वर्क का आपको सबको पता होगा। और यहाँ पे वाट, वाट का देख लेते हैं। पावर, वाट का पावर होता है ना, पावर का वाट होता है। और पावर का एक और यूनिट यूनिट होता है एचपी, हॉर्स पावर, जिसमें क्या क्या होता है? एक एचपी बराबर 740 वाट होता है। और न्यूटन, न्यूटन किसका है? फोर्स का है। चलिए और कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या है? और रेजिस्टेंस का क्या होता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इसका ऐसा यूनिट क्या है? लाइट ईयर, लाइट ईयर या आपका पार्सेक, लाइट ईयर और पार्सेक ये किसका है? और पास्कल नहीं, पास्कल नहीं, प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है? वेवलेंथ का क्या होता है? वेवलेंथ। और एक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? चलिए
तो पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर होता है, डायोप्टर। रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ओम मीटर होता है। लाइट ईयर और ये पार्सेक जो है बड़ी बड़ी डिस्टेंस को नापने के लिए क्या आता है, बड़ा बड़ा डिस्टेंस। वैसे तो डिस्टेंस ऐसा यूनिट मीटर होता है, लेकिन लाइट ईयर और पार्सेक बड़े डिस्टेंस को नापने के लिए होता है। और पार्सेक का क्या होता है, सॉरी पार्सेक बोल रहा हूँ, प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है, पास्कल होता है। वेवलेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर पंडित रविशंकर पॉपुलराइज्ड विच इंस्ट्रूमेंट इन पार्टिकुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पंडित रविशंकर ने किस वाद्य यंत्र को विशेष रूप से पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। तो पंडित रविशंकर किससे एसोसिएटेड है, तो सितार से एसोसिएटेड है ना। और पंडित रविशंकर का अगर बात करेंगे तो इसकी एक बहन है पंडित रविशंकर की, अनुष्का शंकर। जो भी इसी से रिलेटेड है। और इससे कौन कौन आपका आगे, एक उस्ताद विलायत खां, उस्ताद विलायत खां, उस्ताद विलायत खान। और कौन, और इमरान खान जो कि इसी के भाई हैं, ये भी इसी से संबंधित है। चलिए ठीक है। पंडित रविशंकर जो है ना, इसको फर्स्ट था जिसको इंडियन फर्स्ट इंडियन था जिसको ग्रामी मिला था, पंडित रविशंकर को। और ग्रामी क्यों क्यों मिला था इसको, किसके लिए मिला था, वेस्ट वेस्ट मीट्स ईस्ट, इसके लिए मिला था, वेस्ट मीट्स ईस्ट। चलिए फर्स्ट इंडियन हो गया। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसको ग्रामी मिला है वो है आपका तन्वी शाह, तन्वी शाह। ओके। और सितार, सितार को और देख लेते हैं हम लोग इसमें। सितार में आपका क्या, इसको तंतुवाद्य बोलते हैं, तंतुवाद्य। क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग होता है, इसीलिए इसको तंतुवाद्य बोलते हैं। और उदय शंकर जो कि पंडित रविशंकर के भाई हैं, इसको जाना जाता है फ्यूजन डांस के लिए, फ्यूजन डांस के लिए। अब कुछ कुछ देख लेते हैं तबला का। इसका मैं थोड़ा कलर बदल दूं ताकि पहचानने में दिक्कत ना आए। तबला, तबला का दो नाम याद रख लीजिएगा, एक उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद अल्लाह रखा खान, और इसके बेटे जाकिर खान, अच्छा सॉरी जाकिर खान नहीं, जाकिर हुसैन। और वीणा का देख लेते हैं आप, कुछ कुछ फेमस नाम। वीणा, वीणा का एक तो हो गया उस्ताद अली उस्ताद अली जकी हैदर, उस्ताद अली जाकी हैदर। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका हाल ही में निधन हो गया है। और वीणा से आपको और भी कुछ याद रख लीजिएगा, जैसे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इसका जो समुद्रगुप्त ने सिक्का चलाया था उसमें वीणा था ना, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत से एक औरंगजेब, औरंगजेब को भी वीणा का शौकीन था। अगला देख लेते हैं अब। अगला है, दिए गए संकेतों के आधार पर सांस्कृतिक उत्सव की पहचान करें। ठीक, कुछ कुछ उत्सव का पहचान करें। द फेस्टिवल ब्रिंग टुगेदर क्राफ्ट लाइक पोटर, एम्ब्रॉयडर, वीवर, वुड क्राफ्ट मटेरियल का लिखा। हरियाणा, यानी कि ये फेस्टिवल कहाँ का है, हरियाणा का है। मैं पेन का कलर बदल लेता हूँ थोड़ा सा। कहाँ का फेस्टिवल है, हरियाणा का। यहाँ पे एक रूट पॉइंट दिया गया है जिसको हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो त्यौहार का बात हो रहा है ना, जो त्यौहार हरियाणा का है, तो हरियाणा में कौन सा त्यौहार लगता है आपका, सूरज का मेला लगता है। चलिए, और इसमें कुछ खास था नहीं। अच्छा, और एक चीज़ इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि और एक मेला याद आ गया जो कि पूछा जाता है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला ये कहाँ का है, पुष्कर मेला आपका लगता है राजस्थान में।
पेड़ किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? अंडर विच ट्रीज फॉल? पेड़ किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो आपका जो हो गया टॉप वर्टिकल के अंदर आते हैं पेड़, टॉप वर्टिकल। डायरेक्ट रख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान लावा के जमने से बनती है? लावा के जमने से आपका इग्नियस रॉक बनता है। लावा के जमने से इग्नियस रॉक बन जाता है। अब लावा होता कहाँ कहाँ है? लावा, लावा से हम लोग देख लेते हैं। ये आपका इधर ऐसा ऐसा हो गया ना, क्रस्ट मेंटल कोर। तो इस मेंटल, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। तो मेंटल में ऊपर पार्ट में इसको होता है ना स्ट्रेटोस्फेयर, इस स्ट्रेटोस्फेयर में ही लावा होता है, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में लावा होता है और यही जमता है तो आपका इग्नियस रॉक बन जाता है। और इग्नियस रॉक से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? इसका इग्नियस रॉक का कुछ कुछ एग्जांपल, एक तो गब्रो, उसके बाद ग्रेनाइट, गब्रो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गब्रो हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, और बस रहने दीजिए इसको। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? जब ये इग्नियस रॉक होता है ना, ये इग्नियस रॉक ही टूट फूट कर सेडिमेंट हो जाते हैं, कहीं पे टूट फूट कर एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक से आपको कुछ कुछ याद रखना है, दो कुछ कुछ टर्म है, जैसे कि एक होता है लिनिएशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, लिनिएशन और लिनिएशन हो गया, जिसको कि फोलिएशन भी बोलते हैं। लिनिएशन, फोलिएशन एंड बेंडिंग। मेटामॉर्फिक रॉक से हो गया। अच्छा, मेटामॉर्फिक एक और होता है आपका, सॉरी मेटामॉर्फिक बोल रहा हूँ, सेडिमेंट्री रॉक से लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन ये भी इसी से संबंधित है। सेडिमेंट्री रॉक से ही एक टर्म है लिथिफिकेशन। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है? आपको जीवाश्म पाया जाता है, फॉसिल्स। फॉसिल जो है सेडिमेंट्री रॉक में ही पाया जाता है। और सेडिमेंट्री रॉक जो होता है ना, हमेशा लेयर्स फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि होता क्या कि अब जो पहाड़, हवा क्या किया, इग्नियस रॉक को तोड़ा और जाके एक जगह से दूसरे जगह जाके इकट्ठा करते रहा, तो लेयर्स में इकट्ठा होंगे ना, ये सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का कुछ एग्जांपल, जैसे कि एक हो गया आपका लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, और आपका एक चौक। अब सेडिमेंट देखिए, इग्नियस रॉक से आपका सेडिमेंट्री रॉक बना, और सेडिमेंट्री रॉक में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ना, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। सेडिमेंट्री रॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने से वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। देखिए, अच्छा यहाँ पे मैंने एक थोड़ा ये बता दिया था, लिनिएशन और ये फोलिएशन और बेंडिंग, ये मेटामॉर्फिक रॉक से संबंधित है, ना कि आपका सेडिमेंट्री रॉक से। इसको मैंने सही कर दिया है, मेटामॉर्फिक रॉक से संबंधित है लिनिएशन या फोलिएशन और बेंडिंग। तो बहुत ज़्यादा जब इसमें ही प्रेशर पड़ने लगता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक ही मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है। तो आप एक चीज़ देखिए, इग्नियस से आपका क्या बना? सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री से आपका मेटामॉर्फिक बन जाएगा। अब मेटामॉर्फिक में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मेटामॉर्फिक का। सबसे पहले तो आपका हो गया मार्बल, और क्या? क्वार्जाइट, मार्बल, क्वार्जाइट, साक, साक हो गया, और एक सिस्ट, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। अच्छा, एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पाया जाता है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या बारिश होता है, उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो। अच्छा, और ये है कहाँ? आपका वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, और आपका मेघालय की तरफ हो जाता है, वेस्टर्न घाट और मेघालय। अच्छा, यहाँ पे वेस्टर्न घाट में ये सब जो बारिश होता है इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक बारिश बोलते हैं, ओरोग्राफिक बारिश। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आपका यहाँ पे जैसे ये जैसे कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ से जैसे ये आपका मौसम मानसून आता है ना, तो यहाँ पे पहाड़ सब के कारण ये यहीं पे घिर जाता है और यहीं पे बारिश होने लगता है, इसी को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो जहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगा, और जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगा वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अब डेसिडुअस का बात करेंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम लोग, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आता है? कौन कौन सा पेड़? एक तो साल हो गया, टीक हो गया, नीम, साल, टीक,
एक सेकंड, क्या कर रहा हूँ। साल्टिक नीम हो गया, शीशम हो गया, ये सब पेड़ इसके अंदर आते हैं। अच्छा, deciduous फॉरेस्ट जो होता है दो टाइप का होता है, एक ड्राई और एक होते हैं मोइस्ट। अच्छा, यूपी हो गया, एक सेकंड, यूपी हो गया, बिहार हो गया आपका इधर, फिर राजस्थान, राजस्थान है, पंजाब। यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, इस एरिया में कौन सा पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ही पाया जाता है। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो, वहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। और मॉइस्ट कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश हो। अच्छा, थोड़ा कहाँ चला गया भाई ये, थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है। अब भारत, अच्छा, और ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है ना, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट ये आपका हिमालय हो गया। हिमालय में आपका जो फुट हिल्स होता है, हिमालय फुट हिल्स, यहाँ पे फुट हिल्स ऑफ हिमालय, यहाँ भी ये पाया जाता है ड्राई, सॉरी, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्रवासी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? Who among the following founded the expatriate Communist Party of India? वो क्या था? एम एन रॉय ने, मोती, एम एन रॉय ने। और कब क्या था? 1934 में। एम एन रॉय 1934 में इसने क्या किया था? एम एन रॉय ने 1934 में संविधान सभा के बाद संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की थी, एम एन रॉय ने। और क्या किया था इन्होंने 1924 में, एक 1924 में, और एक था आपका 1928 में। 1924 में इसने क्या किया? 1924 में HRA का स्थापना किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। कहाँ पे? कानपुर में। और 1928 में क्या हुआ था? हिंदुस्तान आपका सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। और ये हुआ था फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला में। किसने किया था? तो आपका था एक आजाद, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर। और इसमें हम लोग कुछ डिस्कस कर सकते हैं, देखते हैं। नहीं, चलिए। एक है, मेहरानगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? मेहरानगढ़ फोर्ट क्या किला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वो आपका जोधपुर में है, मेहरानगढ़ फोर्ट। अगला देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन पुणे, सतारा एंड अदर टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र दैट वर्कड अगेंस्ट ब्राह्मिकल ऑर्थोडॉक्सी एंड ट्राइड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म? निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पुणे, सतारा में की गई? महाराष्ट्र के अन्य शहरों जिन्होंने ब्रह्मवादी रूढ़िवाद के खिलाफ काम किया और हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया? तो इसका तो एक होगा रामकृष्ण मिशन, ये आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन से आप देखते हैं, रामकृष्ण मिशन को स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। ओके ओके, स्वामी विवेकानंद। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग देख लेते हैं, क्या देखेंगे स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड? पहला तो ये कि इसका दो गो बुक है, एक राजयोग और कर्मयोग, राजयोग और कर्म योग। और क्या, स्वामी विवेकानंद ने इसका जो मेमोरियल है, स्वामी विवेकानंद जी का मेमोरियल, ये कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु में है। और स्वामी विवेकानंद जी ने का 1893 में एक स्पीच दिया था शिकागो में, जो कि बहुत ही फेमस है। शिकागो में एक स्पीच दिया था। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ब्रह्म समाज का। तो ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। और आर्य समाज का किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्यों किया था? सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने करने के लिए किया था।
और कहाँ पे, बम्बई में। और हाँ, इसका जो बर्थडे था 12 जनवरी को, है ना, 12 जनवरी को इसका बर्थडे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूथ डे के रूप में 12 जनवरी को हम लोग स्वामी दयानंद जी का बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और और ये ब्रह्म समाज है कहाँ का, ये वेस्ट बंगाल का है। अच्छा, यहाँ पे एक है परमंसा मंडली, परमंसा, परमहंसा मंडली जो है, इसका इसको फाउंड कहते हैं आपका दादोबा वही पांड्रे, दादोबा पांड्रे, दादोबा पांडे ने परमहंसा मंडली का जो है स्थापना किया था दादोबा पांडे ने। और आपका पांडे से याद आ गया आपका आत्माराम पांडे, आत्मा राम पांडे, इसने क्या किया था आत्माराम पांडे ने, प्रार्थना समाज का स्थापना किया था, प्रार्थना समाज। कब क्या था, 1807 में, 1807 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स कम अंडर विच ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन कहने का मतलब है, चाहे वो दो या दो से अधिक राज्य जो है एक दूसरे के विवाद करे, या दो अधिक जो है दो राज्य आपका से सेंटर से जाके विवाद कर ले, तो इन सब में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन लगाती है। और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है कितने में, आर्टिकल 131 में है। आपका अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन जो है आपका आर्टिकल 132, 134, 133 में है। अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत क्या होता है, आपका ये आर्टिकल 143 में है, जिसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है, वहाँ पे एडवाइस मांगती है। क्या ऐसा कोई पावर गवर्नर के पास है, जो कि गवर्नर हाईकोर्ट जाता है, तो नहीं, गवर्नर के पास एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन नहीं है। ये जो जारी करती है, ये कहाँ पे करती है, आर्टिकल 32 में करती है। और आर्टिकल 32 को ही सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, किसने कहा है, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। अच्छा, ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगी आर्टिकल 32 में। रीट कौन कौन सा होता है, 5 टाइप का रीट होता है, तो आपका मैंडेमस हो गया, और प्रोहिबिशन हो गया, को वारंटो हो गया, सर्चरी हो गया, और एक कौन सा रह गया, एबोल सर्चरी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, गवर्नमेंट, और एक रह गया, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है। आपको अगर याद होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। आर्टिकल 32 हो गया। अच्छा, हाईकोर्ट जो है सुप्रीम हाईकोर्ट अपना रीट जारी करती है कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट अपना रीट जारी करती है। और रीट हम लोग लिए कहाँ से है, तो रीट हम लोग लिए यूके से। चलिए अभी क्या हम लोग डिस्कस कर ले, सुप्रीम कोर्ट आ गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है हम लोग का, सुप्रीम कोर्ट का बात करेंगे तो ये अपना पार्ट 5 में, भाग 5 में है। 124 में लिखा है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 129 में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये आर्टिकल 129 में लिखा गया है। और आर्टिकल आपका हो गया 142, आर्टिकल 142 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 142 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीट जस्टिस करेगा, ये आर्टिकल 142 में लिखा है कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट है कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल पार्ट 5 में है, पार्ट 5 में कहाँ से कहाँ तक है आपका, 124 से 147 तक है पार्ट 5 आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंबल, हिंडन और टॉन्स नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो चंबल, हिंडन और टॉन्स जो है आपका यमुना का सहायक नदी है। यमुना का और कौन कौन सा, अच्छा यमुना का सहायक नदी और कौन कौन सा है, आपका हो गया सिंध, बेटवा, सिंध, बेटवा, और कौन, अच्छा महानदी का कौन कौन सा है, आपका ओंग जोंग, ओंग, ओंग जोंग और तेल, ये आपका महानदी का हो गया। कावेरी, कावेरी का आप बात करेंगे तो ये निकलती कहाँ से है, ब्रह्मगिरी से है ना, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती है। और यमुना, यमुना किसका खुद जो है, देखो यमुना का ट्रिब्यूटरी है सिंध, बेतवा और कौन, और यमुना खुद किसका ट्रिब्यूटरी है, तो वो गंगा का है। और तापी, तापी का बात करेंगे तो तापी कहाँ से निकलती है, तो वो बैतुल लेक से निकलती है।
ताप्ती बैतूल लेक से। और बैतूल लेक से निकल के ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को जाती है, महाराष्ट्र के बाद आपका जो है यहाँ गुजरात के कच्छ में जाके खत्म हो जाता है। ये हो गया। अच्छा, अब रिवर का बात करेंगे तो रिवर अपना इधर बात कर लेते हैं। रिवर रिवर तो वैसे दो टाइप का होता है आपका, एक हो गया हिमालयन रिवर और एक होता है आपका पेनिनसुला रिवर। हिमालयन रिवर में तीन टाइप होता है, एक इंडस का हो गया और एक हो गया आपका गंगा और एक हो गया ब्रह्मपुत्र। और पेनिनसुला रिवर का बात करेंगे तो एक होता है ईस्ट फ्लो जो करता है वैसा पेनिनसुला रिवर जो कि ईस्ट फ्लो करता है, और एक आपका वेस्ट फ्लो करता है। अच्छा, ईस्ट फ्लो क्यों करता है? क्योंकि ज़्यादातर रिवर जो है ना ईस्ट को फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि अपना जो है पेनिनसुला पार्ट है वो थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स ईस्ट, इसीलिए। फिर कोई वेस्ट कैसे करता है? जो भी दो दो को नदी है जो वेस्ट फ्लो करता है, वैसे दो नहीं वैसे ज़्यादा ही है, जो वेस्ट फ्लो करता है क्योंकि वो बरस घाटी नदी है, इसीलिए। अब कौन कौन सा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ऐसे बन गया, ठीक। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे दो नदी है जो कि इधर वेस्ट की ओर बह रही है, एक ये हो गया एक ये हो गया। तो एक ये जो है नर्मदा, ये नर्मदा है और ये है आपका ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ये आपका अमरकंटक, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, ठीक। और ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो बैतूल लेक से निकलती है, बैतूल प्राट से, बैतूल प्लेटू से निकलती है, बैतूल प्लेटू से निकलती है। और क्यों ये दोनों है जो है भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी में है, ठीक। और हाँ, और कैसे हम लोग एड कर सकते हैं? तीन नदी है, एक आपका हो गया महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद आपका कृष्णा, ये इधर इधर की ओर बह रही है, उसके बाद आपका कावेरी। तो सबसे पहले गोदावरी को हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ गंगा ऑफ दक्षिण बोलते हैं ना, दक्षिण इंडिया, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं इसको, गोदावरी को। गोदावरी निकलती कहाँ से है? तो ये त्रियंबकेश्वर से निकलती है, त्रियंबकेश्वर, गोदावरी त्रियंबकेश्वर से निकलती है। और कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, हो गया। अच्छा, ये तो ठीक था, ये कृष्णा हो गया, ये कावेरी हो गया। यहाँ पे मैं के वैल्यू देता हूँ कावेरी के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपका कृष्णा और कावेरी के बीच एक है आपका पुलिकट रिवर, पुलिकट लेक आता है यहाँ पे आपका, एक मान लो ऐसे ऐसे इस जगह आपका एक पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक। और यहाँ पे एक नदी भी है जो कि किसी का ट्रिब्यूटरी नहीं है। इस नदी का नाम क्या है आपका? पेन्नर, पेन्नर रिवर। ये किसी का ट्रिब्यूटरी नहीं है। यहाँ पे पुलिकट लेक है और यहाँ पे आपका केलरू लेक हो गया जो कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में है, केलरू लेक, केलरू। और आपका यहाँ पे एक वेम्बाकांड लेक है, वेम्बा, आपका क्या है? वेम्बानंद, वेम्बा, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर लूँ तो बस यहाँ पे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। वेम्बानंद लेक, वेम्बानंद लेक, वेम्बानंद लेक जो है आपका हो गया लॉन्गेस्ट लेक है, सब लॉन्गेस्ट लेक वेम्बानंद लेक ही है। और ये ब्लैक वाटर लेक है, कैसा है? ब्लैक वाटर लेक है। इसको ब्लैक वाटर को क्या बोलते हैं आपका? क्याल लेक भी बोलते हैं। चलिए, इतना इसमें काफ़ी था, अब अगला डिस्कस करते हैं। अगला है 2011 की जनगणना, विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो वो अपना लक्षद्वीप है। अच्छा, लिटरेसी रेट देख लेते हैं। लिटरेसी रेट है कितना ओवरऑल इंडिया का? 74.04% है, 74.04%। अब एक है आपका, हम लोग इसमें देख लेते हैं, एक हाईएस्ट एक लोवेस्ट, हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो स्टेट का बात करेंगे, स्टेट में सबसे हाईएस्ट कौन है? केरला, स्टेट में सबसे हाईएस्ट केरला है जो कि कितना है? 94% है। और आपका सबसे लोवेस्ट किसका है? बिहार का,
कितना है 68, सॉरी 68 नहीं, 61.8% है। अच्छा यूटी में देख लेंगे, सबसे यूटी में हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, तो वो लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप। और लोवेस्ट किसका है, दादर है, दमन एंड दीव, सॉरी दमन एंड दीव नहीं, दादर, दादर, दादर नगर एंड हवेली, दादर नगर हवेली का है। ये तो हो गया आपका लिटरेसी रेट। अब हम लोग एक सेक्स रेशियो के बारे में देख लेते हैं। सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो क्या होता है, पर आपका 1000 मेल पर कितना फीमेल है उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो सेक्स रेशियो में सबसे आपका फिर से वही एक हाईएस्ट एक लोवेस्ट, हाईएस्ट और लोवेस्ट में देखेंगे। सबसे पहले स्टेट, किस स्टेट में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, तो वो केरला में है। कितना है वहाँ पे केरला में, 1084 है, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। और लोवेस्ट कहाँ पे है, हरियाणा में है। हरियाणा में कितना है, 877 है। और ये सेट हो गया। यूनियन टेरिटरी का देख लेंगे, तो यूनियन टेरिटरी में सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है, पुडुचेरी में है। लोवेस्ट कहाँ पे है, दमन दीव में है। हाँ, अब हम लोग यूटी में देख लेते हैं एक बार। यूटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में आपका दिल्ली में होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितना ज़्यादा लोग रह रहा है उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूटी में पॉपुलेशन डेंसिटी आपका दिल्ली में है। और हाईएस्ट अगर बात करेंगे स्टेट का हाईएस्ट आपका बिहार हो गया। कितना है बिहार में आपका, 1106 किलोमीटर, 1106 है पर 1000 किलोमीटर, मतलब सॉरी पर 1 किलोमीटर। और लोवेस्ट कहाँ का आपका, लोवेस्ट हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 17 ही है। और ओवरऑल इंडिया का कितना है, तो 382 है, 382। चलिए अगला डिस्कस करते हैं। द ट्रिपलेट स्ट्रगल, ट्राई स्ट्रगल फॉर वाज बिटवीन गुजर प्रतिहारा इन नॉर्थ इंडिया प्लस ईस्टर्न इंडिया डैश इन साउथ अफ्रीका। त्रिपक्षीय संघर्ष उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों, पूर्वी भारत में पलास और दक्षिण भारत में देश के बीच था, तो वो राष्ट्रकूट के बीच के था। राष्ट्रकूट का बात करेंगे तो किसके लिए ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रगल हो रहा था, ट्रायंगुलर स्ट्रगल किसके लिए हो रहा था, तो ये कन्नौज के लिए हो रहा था। ठीक, कन्नौज का हो रहा था। और कन्नौज में तो ये राजा कौन राज कर रहा था, तो वो हर्षवर्धन रहा था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन राज कर रहा था। अच्छा, हर्षवर्धन का जो ऑटोबायोग्राफी उसको क्या बोलते हैं, हर्षचरित, हर्षचरित्र। और इसने जो बुक लिखा था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रत्नावली। हर्षवर्धन ने बुक लिखा था उसका नाम है रत्नावली। अच्छा, ये ये जो है वहाँ पे 1400 साल पहले राज क्या करता था। और इसी के टाइम में, हर्षवर्धन के टाइम में सेकेंड चाइनीज ट्रेवलर वहाँ आया था। नाम क्या था सेकेंड चाइनीज ट्रेवलर का, वैन, एक सेकेंड, वैन शांग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, इसको जुएन जांग, जुएन जांग भी बोलते हैं। अगला, विच कंपनी हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हजीरा वजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन प्रोजेक्ट, तो वो है आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, गेल को दिया गया है। गुरु बिपिन सिंह हु रिसीव द ऑनर ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 1966, कालिदास सम्मान बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस। गुरु बिपिन सिंह, तो गुरु बिपिन सिंह किससे संबंधित है, आपका ये तो मणिपुरी से संबंधित है ना। गुरु गोविंद सिंह मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुरी जो डांस होता है इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक होता है जागोई और एक होता है चोलन, जागोई और एक होता है चोलन। ठीक, अच्छा ये जो है ना आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मणिपुरी जो है एक इंट्रोवर्ट डांस है। इंट्रोवर्ट डांस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता है, इंट्रोवर्ट डांस है। और मणिपुरी से एक झावेरी सिस्टर भी बिलोंग करती है, झावेरी सिस्टर्स। चलिए अगला देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रो अच्छा, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसको ये करता है मेटल्स को, ये एक होता है और में क्या होता है, और उसको बोलते हैं ना, जब भी कोई मेटल होता है जमीन के अंदर से निकालते हैं तो वो प्योर मेटल के फॉर्म में नहीं मिलता है, उसमें कुछ औषधियाँ भी होती है जिसको और बोलते हैं, वो मतलब टोटल को और बोलते हैं। और उसमें जो औषधि होती है ना उसका नाम, उसको हम लोग बोलते हैं गैंग। औषधि का नाम है गैंग। अच्छा, ऐसे आपको दो टर्म्स याद रखना है। तो एक टर्म है कैल्सीनेशन, कैल्सीनेशन, और एक आपका रोस्टिंग। कैल्सीनेशन और रोस्टिंग। कैल्सीनेशन में क्या होता है, इसमें कार्बोनेट ओर्स को रिफाइन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बोनेट ओर्स को रिफाइन किया जाता है। और रोस्टिंग में क्या करता है, सल्फाइड ओर्स को रिफाइन किया जाता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवा के किस नृत्य को रूप को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो गोवा का जो है, किस नृत्य के रूप को योद्धा नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो ये है आपका, यहाँ पे पहले इसको हम लोग एलिमिनेशन के थ्रू करेंगे। राव कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। अच्छा, लावनी कहाँ का है, आपका महाराष्ट्र का है। लावनी हो गया, लेजिम हो गया, ये सब लावनी, लेजिम, कोली, पावादार, गफा, धांगरी, ये सब महाराष्ट्र का है। और बिहू कहाँ का है, असम का है। तो बचा कौन, ये घोड़ी मोदनी। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉडल मिंटो रिफॉर्म। मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो है ना, आपको इसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 का। यहाँ पे मॉडल क्या था, मॉडल इज वायसराय एंड मिंटो वाज कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक, ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट है। अच्छा, इसमें और क्या क्या हुआ था मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट में। मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1859 में, सॉरी 1859 में नहीं, 1858, यानी आफ्टर द क्रांति ऑफ 1857 का रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद 1858 में क्या हुआ, यहाँ पे क्राउन रूल लाया गया। कंपनी रूल जो था उसको एडमोनिश करके क्राउन रूल लाया गया, यानी कि अब से यहाँ पे क्राउन शासन करेगा, ऐसा कहा गया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इसको पढ़ा गया था। ठीक, तो 1858 में ये क्राउन रूल लाया गया। अब क्या हुआ कि पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे ना, सॉरी गवर्नमेंट बोल रहा हूँ मैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको उस पद को खत्म करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, गवर्नमेंट में पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, उस पद को खत्म करके अभी उसके जगह में वायसराय के पद को लाया गया। ठीक, तो फर्स्ट वायसराय अभी हम लोग के कौन थे, वो फर्स्ट वायसराय थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए, ये भी आपका लॉर्ड कैनिंग ही हो गए। ओके, ठीक। और उसने कहा क्या, एक सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नया पोस्ट बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसमें कि 15 मेंबर थे। इसको भी याद रख लीजिएगा। अच्छा, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। अगेन यहाँ मॉन्टेग कौन है, आपका सेक्रेटरी वायसराय है, और चेम्सफोर्ड कौन है, आपका सेक्रेटरी है। इसमें क्या हुआ था आपका, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें ना मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्या हुआ था, उसके बाद आपका आया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हम लोग का 70% जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यहीं से लिया गया है। और इसमें क्या हुआ था, डायरकी को एबोलिश कर दिया गया था, पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया था। डायरकी जो था प्रोविंसेस में, उसको एबोलिश करके उसको सेंटर में अप्लाई किया गया था। और आपको यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935, इसी में आपका 1935 में आपका ये बना था, सुप्रीम कोर्ट बना था। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1947 में इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन में सुधार करने
के लिए हेलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो ये कौन है आपके? ये आप लोग हमें कमेंट में करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ये आपका HW है आज। और भी कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन बच गया है ना, मुझे लगा कि वो, चलिए अब क्या हो गया, चलिए उसको कमेंट करके बताइएगा। मुझे लगा वो 25 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। आप उसको 24 क्वेश्चन को ही कमेंट कर दीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज मुस्लिम लीग फॉर्म? मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुआ था? आपको पता होगा 1906 में, क्योंकि इसी टाइम में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए, इसका फाउंडर कौन कौन है? नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान, इन दोनों ने फाउंड किया था इसको। अब हम लोग थोड़ा सा अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका फाउंडर, इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 में किया हुआ था। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। और तो इसका सबसे पहला जो है आपका, इसका सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो WC बनर्जी थे, WC बनर्जी हो गया। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इसके? तो ये थे आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि थर्ड आपका था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का थर्ड बैठक हुआ था। अच्छा, सेकेंड बैठक में कौन थे आपका प्रेसिडेंट? सेकेंड में थे आपका दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ये जो है आपके कांग्रेस को कितने बार प्रेसिडेंट किए हैं? तो 3 बार इस प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस का। इसने फाउंड किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। और इसका एक वो था, कौन सा था, वेल्थ एजुकेशन का बुक का नाम क्या था? ड्रेन एंड वेल्थ थ्योरी ऐसे कुछ था ना। इसका एक बुक था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, उसको आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा इसके बुक का नाम क्या था। याद क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था, भूल गया हूँ, वो अभी माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है। अच्छा, और अब लोग डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। और फर्स्ट फीमेल इंडियन कौन थी? तो वो आपका सरोजनी नायडू। और कुछ देख लेते हैं। गला खराब हो गया है। एक कुछ 3 थ्योरी आया था। एक था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। और एक था आपका लाइटिंग थ्योरी। और एक था आपका कौन सा, लाइटिंग थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ये किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। और लाइटिंग थ्योरी ये आपका कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये आपका RP दत्त ने। इसी में ना बम लेके हम लोग उड़ा दिए थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस वीडियो से ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगा दिल्ली पुलिस में, कांस्टेबल में। अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस चैनल के अबाउट सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में, कमेंट में नहीं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही, चलिए।